ताइपे सोंगचेन, ताइवान। दो लोग एक गाड़ी में गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दूर एक प्लेन उड़ रहा है। तभी अचानक उन्होंने ये नोटिस किया कि वो प्लेन अचानक से उसी की ओर मुड़ गया और तेजी से उसकी ओर आने लगा। लग रहा था जैसे वो प्लेन उस गाड़ी की ही पीछा कर रहा हो। धीरे धीरे प्लेन नीचे आ गया और गाड़ी के छत से टकराते हुए सीधे बगल के नदी में क्रैश हो गया। क्या थी पूरी कहानी, आइए पता लगाते हैं आज के इस वीडियो में। ताइपे सोंगचेन एयरपोर्ट, ताइवान। ये एयरपोर्ट 450 एकड़ में फैला हुआ है। इसके साइड से हाईवे गुजरती है। हाईवे के बगल में कीलोंग नामक एक नदी गुजरती है। दिन था 4 फरवरी 2015। ट्रांस एशिया एयरवेज फ्लाइट 235 ताइपे एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। 53 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार हो गए। इन 53 पैसेंजर्स में से 4 बच्चे भी शामिल थे। प्लेन को 2 कैप्टन उड़ा रहे थे। कैप्टन लियाओ चिन 42 वर्ष के थे। इनके पास लगभग 4900 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं दूसरे कैप्टन लियू थे। ये एज अ को पायलट प्लेन को उड़ाने वाले थे। हालांकि इनके पास कैप्टन से अधिक एक्सपीरियंस था, लगभग 7000 फ्लाइट आवर्स की। सुबह के 10:30 बजे एटीसी ने टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। धीरे धीरे पुशबैक ट्रक प्लेन को रनवे की ओर ले गया। इस प्लेन को किनमेन एयरपोर्ट जाना था। इसके लिए इस प्लेन को कुछ इस तरह से पीछे मुड़कर किनमेन एयरपोर्ट की ओर उड़ान भरना था। प्लेन में सब कुछ ठीक था। ये सही सलामत टेक ऑफ कर गया। अब ये प्लेन धीरे धीरे राइट की ओर मुड़ने लगा। उधर एटीसी और भी दूसरे प्लेन्स को गाइड कर रहे थे। इसलिए टेक ऑफ के बाद ट्रांस एयर को ये कह दिया कि आप किनमन एटीसी से कांटेक्ट कर लीजिए। अब आगे आपको वही गाइड करेंगे। लेकिन एटीसी को एक बार फिर से ट्रांस एशिया का कॉल आया, पर आवाज ठीक से सुनाई नहीं देने की वजह से एटीसी ने फिर से वही बात दोहराया कि आप किनमन एटीसी से कांटेक्ट कर लीजिए। ट्रांस एशिया के साथ इस वक्त क्या चल रहा था, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था, सिवाय उन आई विटनेस की जो इस उड़ते हुए प्लेन को देख रहे थे। उड़ान के 4 मिनटों बाद ताइपे पुलिस को दर्जनों कॉल आना शुरू हो गया। ट्रांस एशिया क्रैश हो चुका था और दर्जनों लोगों ने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा। कई लोगों ने इस हादसे को अपने फोन से भी कैप्चर किया। प्लेन घरों के बिल्डिंग से बचते हुए लेफ्ट की ओर मुड़ा और एक गाड़ी के छत को तोड़ते हुए सीधे सड़क के किनारे नदी में क्रैश हो गया। इस रोड पर चलने वाली कई गाड़ियों के डैशकैम ने इस हादसे को अपने कैमरे में फिल्माया। कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर बचाव दल पहुंच गए। ये रेस्क्यू करीब 35 मिनटों तक चला। ये प्लेन 2 टुकड़ों में टूट चुका था। इन टूटे हुए भाग से जो लोग बाहर निकल पाए उन्हें बचा लिया गया। बाकी के लोग अगर जिंदा भी होंगे तो पानी के अंदर दम घुटने से उनकी मौत हो गई होगी। हादसे में ज्यादातर मौतें प्लेन के अगले सीट में बैठे पैसेंजर्स की हुई थी। 58 लोगों में से सिर्फ 15 लोग ही जिंदा बच पाए। जिस गाड़ी से ये टकराया था उसमें सवार दोनों लोग भी घायल हो गए। ये हादसा आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ? उड़ान के महज 3 मिनट बाद ही कैसे ये बेकाबू होकर धरती से टकरा गया? इन्वेस्टिगेशन की टीम को अब इस मिस्ट्री से पर्दा उठाना था। घटना के अगले दिन तक नदी के अंदर डूबे सारे प्लेन के टुकड़ों को बाहर निकाल लिया गया। प्लेन का दोनों ब्लैक बॉक्स सही सलामत था। उसे डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन की टीम के सामने एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। कंफ्यूजन ये कि प्लेन क्रैश हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन ये प्लेन यहाँ पर कैसे क्रैश हुआ? इस प्लेन को तो टेक ऑफ करके तुरंत पीछे की ओर मुड़ जाना था, लेकिन ये प्लेन पीछे मुड़ने के बजाय आगे की ओर फ्लाई करता रहा। पर ऐसा क्यों? क्या वो अपना रास्ता भटक चुके थे? इसका जवाब मिला ट्रांस एशिया के रूट को समझने के बाद। दरअसल इस फ्लाइट रूट के अनुसार प्लेन को टेक ऑफ कराते ही इसे पीछे मुड़ जाना होता है, लेकिन इन केस अगर किसी तरह की इमरजेंसी हो जाए तब पीछे मुड़ने के बजाय आगे से एक चक्कर लगाकर वापस एयरपोर्ट में लैंड कराना होता है। हो सकता है इस प्लेन में भी किसी तरह की इमरजेंसी हो, इसलिए ये प्लेन पीछे मुड़ने के बजाय आगे की ओर ही उड़ता रहा। पर आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी? इसका जवाब पाने के लिए एटीसी से पूछताछ किया जाने लगा। एटीसी ने कहा कि हाँ, एक कॉल तो आया था, इंजन आउट, पर मैंने ठीक से सुना नहीं। लेकिन हाँ, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इंजन आउट। इस कॉल रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनने पर ये पता चला कि ये एक मेडे कॉल था। मेडे, इंजन आउट। शायद प्लेन का इंजन डेड हो गया हो, आग लग गई हो।
पर वीडियो रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ना आग था और ना ही धुआं। इवन इंजन की भी जांच करने पर कहीं भी आग लगने का कोई भी सुराग नहीं मिला। आखिर इस प्लेन में प्रॉब्लम क्या थी? इसका जवाब छुपा था प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्स में। प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्स ने जिस सच का खुलासा किया वो इन्वेस्टिगेटर्स के सोच से भी परे था। दरअसल इस घटना की शुरुआत उड़ान के सिर्फ 4 सेकंड्स बाद ही शुरू हो गया, जब को पायलट ने कहा ATPCS आर्म नहीं है। कैप्टन ने कहा ओह रियली? को पायलट ने जवाब दिया हाँ, हमें टेक ऑफ को रोकना पड़ेगा। पर कैप्टन ने कहा कि ठीक है, टेक ऑफ को कंटिन्यू रखो। ATPCS आर्म नहीं है। ओह सच में क्या? यस, हमें टेक ऑफ को रोकना पड़ेगा। ओके, टेक ऑफ को कंटिन्यू रखो। ओके कैप्टन। उड़ान के करीब 40 सेकंड्स बाद कॉकपिट में एक आवाज सुनाई दिया। ये आवाज थी ब्लेड एयर वाल्व क्लोज होने का। दरअसल प्लेन का इंजन ही हवा को खींचकर प्लेन के अंदर सप्लाई करता है ताकि यात्रियों को ऑक्सीजन मिल सके और प्लेन के अंदर नॉर्मल एयर प्रेशर बना रहे। लेकिन अगर ये इंजन बंद हो जाए तो ये ब्लीड एयर सप्लाई भी बंद हो जाता है। इसके तुरंत बाद मास्टर वार्निंग अलार्म बजने लगा। इस अलार्म का मतलब होता है कि इमरजेंसी आ चुकी है। कॉकपिट के डिस्प्ले में ये शो कर रहा था कि इंजन नंबर 2 फ्लेम आउट और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ था। को पायलट तुरंत उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने लगे। प्लेन के साथ क्या हो रहा था दोनों पायलट्स को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो गया। ऑलमोस्ट उड़ान के 1 मिनट के भीतर ही ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। नाउ आखिर इंजन नंबर 2 को क्या हुआ था? कैसे इस इंजन ने काम करना बंद कर दिया? इसके पीछे 2 टेक्नोलॉजी का हाथ था। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सपोज एक प्रोपेलर वाला प्लेन है। इन प्लेन्स के रोटर के एंगल को घटा या बढ़ाकर इसके थ्रस्ट को घटाया बढ़ाया जा सकता है। टेबल फैन को ही देख लो, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है ताकि ये हवा आगे की ओर फेंक सके, और अगर इस ब्लेड को उल्टा कर दिया जाए तो पंखा हवा को पीछे की ओर फेंकने लगेगा। सेम यही टेक्नोलॉजी प्लेन में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे AFU यानी कि ऑटो फेदरिंग यूनिट कहते हैं। ये AFU इन्हीं ब्लेड्स के पिच को घटा या बढ़ाकर प्लेन के थ्रस्ट को कम या अधिक किया जा सकता है। खैर अभी हम ऑटो फेदरिंग यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ अब सवाल ये आता है कि भाई इसका क्या रोल है ट्रांस एशिया के क्रैश के पीछे? दोस्तों ट्रांस एशिया में एक सिस्टम लगा हुआ था ATPCS यानी कि ऑटोमेटिक टेक ऑफ पावर कंट्रोल सिस्टम। नाम काफी बड़ा है पर इसका काम एक ही है, इंजन को मॉनिटर करना वो सही से पावर जनरेट कर पा रहा है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो ये तुरंत AFU को सिग्नल भेज देता है। ट्रांस एशिया के ऑटोमेटिक टेक ऑफ पावर कंट्रोल सिस्टम में थोड़ी जंग लग चुकी थी, जिसकी वजह से ये रॉन्ग सिग्नल भेजने लगा कि इंजन पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस रॉन्ग सिग्नल को रिसीव किया AFU ने और इसने इंजन के ब्लेड्स को फेदर में डाल दिया, जिसे हम आसान भाषा में न्यूट्रल कह सकते हैं। इसमें इंजन का ब्लेड मुड़ के हवा के सीध में हो जाता है और ये इंजन पावर जनरेट करना बंद कर देता है। नाउ सवाल यहाँ पर ये आता है कि इंजन फेल होने के बाद इसे फेदरिंग कंडीशन में डालना क्यों जरूरी है? इंजन फेल हुआ तो होने दो, ये घूम रहा है तो घूमने दो, क्या फर्क पड़ता है? दूसरा इंजन तो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है, उसके भरोसे तो आसानी से प्लेन उड़ाया जा सकता है। इसलिए इस ऑटो फेदरिंग यूनिट को ही हटा देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक इंजन फेलियर के बाद प्लेन के पास सिर्फ एक ही इंजन बचता है और प्लेन को उड़ाने के लिए बहुत पावर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में खराब इंजन के ब्लेड्स को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये ब्लेड हवा से टकराएगी और अधिक से अधिक ड्रैग क्रिएट होगा। लेकिन अगर इस ब्लेड को हवा के सीध में कर दिया जाए यानी कि फेदर में कर दिया जाए तो ड्रैग कम हो जाएगा और लगभग 10% पावर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर प्लेन का एक इंजन 80% पावर जनरेट कर रहा है तो इंजन का पावर 10% और बढ़ जाएगा। इसलिए ऑटो फेदरिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डेड इंजन को फेदर कंडीशन में छोड़ दिया जाए। फिर ट्रांस एशिया के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो उड़ ही नहीं पाया? आइए स्टोरी में वापस चलते हैं। ATPCS के द्वारा रॉन्ग सिग्नल मिलने पर AFU ने इंजन को फेदर में डाल दिया। अब कॉकपिट में ये इंडिकेशन आने लगा कि इंजन नंबर 2 फेल हो गया।
अब यहाँ पर कैप्टन ने सोचा कि इंजन तो फेल हो गया तो इसके इंजन के पावर को कम कर देते हैं। वैसे भी ये इंजन फेदर कंडीशन में जा चुका है तो इसका कोई काम है नहीं, इसलिए उन्होंने इंजन नंबर 1 के थ्रोटल को डाउन कर दिया। जी हाँ, उन्होंने इंजन नंबर 1 के थ्रोटल को डाउन कर दिया, जबकि खराबी इंजन नंबर 2 के साथ थी। उन्हें इंजन नंबर 2 के थ्रस्ट को डाउन करना चाहिए था। एकमात्र इंजन जो ट्रांस एशिया को उड़ा सकता था, अब वो भी अपना पावर खोता गया। प्लेन का स्पीड धीरे धीरे कम होने लगा। प्लेन का ऑटो पायलट इंजन के थ्रस्ट को मैनेज कर सकता था, लेकिन कैप्टन ने उसे भी ऑफ कर दिया। को पायलट ने देखा कि कैप्टन थ्रस्ट लीवर के साथ कुछ तो कर रहा है, इसलिए उन्होंने कहा, नो सर, थोड़ा रुक जाइए, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। पर कैप्टन ने को पायलट की बात को काटते हुए कहा, अप्लाइंग हेडिंग मोड 092 डिग्री। अब कैप्टन हेडिंग को सेट करने लगा और को पायलट चेकलिस्ट को देखने लगा। उसे तो ये भी पता नहीं था कि कैप्टन ने इंजन नंबर 1 के थ्रस्ट को कम कर दिया है। हेडिंग को सेट करने के बाद कैप्टन ने एक बार फिर से इंजन नंबर 1 के थ्रस्ट को और कम कर दिया, इतना कम कि प्लेन को लिफ्ट मिलना ही बंद हो गया। अब धीरे धीरे प्लेन का स्पीड कम होकर लगभग 100 नॉट्स के भी नीचे आ गया। अब तक भी को पायलट इंजन फेलियर चेकलिस्ट को चेक कर रहा था, तभी उसका ध्यान प्लेन के स्पीड पर गया। को पायलट ने जोर से कहा, चेक स्पीड, चेक स्पीड। अब कैप्टन ने फिर से इंजन नंबर 1 के थ्रस्ट लीवर को खींचकर 0 यानी कि आइडल पर सेट कर दिया। उधर को पायलट चेकलिस्ट को रीड करके कहा, ओके कैप्टन, कंफर्म, इंजन नंबर 2 फेल हो चुका है। कैप्टन ने को पायलट को सुना, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि इंजन नंबर 2 फेल हुआ है और उसने इंजन नंबर 2 के थ्रस्ट को कम करने के बजाय इंजन नंबर 1 के थ्रस्ट को कम कर दिया है। फाइनली प्लेन नीचे गिरने लगा। कॉकपिट में स्टॉल वार्निंग अलार्म बजने लगा। को पायलट ने कहा, हम नीचे गिर रहे हैं, हम नीचे गिर रहे हैं। वेट अ सेकेंड, थ्रोटल थ्रोटल। को पायलट को समझ में आ चुका था कि कैप्टन ने गलत थ्रोटल को डाउन कर दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़कर गिरने लगा। उधर कैप्टन ने एटीसी को मेडे कॉल किया, पर एटीसी ठीक से सुन नहीं पाया। कैप्टन चिल्लाते हुए 7 बार एक ही बात को रिपीट करता रहा, रीस्टार्ट द इंजन, 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 रीस्टार्ट द इंजन। फाइनली 1000 फीट, 500 फीट और ये क्रैश हो गया। कैप्टन का लास्ट वर्ड जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया था वो ये था, ओह, हमने गलत थ्रोटल को पीछे खींच दिया। ये प्लेन सड़क पर चल रही एक गाड़ी से टकराते हुए सीधे नदी में जा गिरा। कैप्टन को समझ में तो आया कि हमने गलती किया, पर उस गलती को सुधारने का मौका उन्हें दोबारा नहीं मिला। नाउ यहाँ पर कई लोगों को ये लग रहा होगा कि एटलीस्ट को पायलट को एक बार तो देख लेना चाहिए था कि कैप्टन सही से कंट्रोल्स का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने में भले ही आपको इतना लंबा वक्त लगा, लेकिन ये हादसा महज 3 मिनट के अंदर हुआ। उड़ान के 40 सेकंड्स बाद ही गड़बड़ी की शुरुआत हो चुकी थी। ATPCS आर्म नहीं है। पायलट्स ने जो कुछ भी किया वो लगभग 3 मिनट के अंदर ही किया। ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। भले ही इस 3 मिनट की घटना को समझाते समझाते मुझे 15 मिनट का वक्त लग गया। नाउ यहाँ पर एक सवाल और आता है कि आखिर कैप्टन का दिमाग कहाँ चल रहा था। उन्हें समझना चाहिए था कि वो कौन से कंट्रोल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंजन के थ्रस्ट को कम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑटो फेदरिंग यूनिट ऑलरेडी इंजन को फेदरिंग यानी कि न्यूट्रल कंडीशन में डाल चुका था। आखिर कोई कैप्टन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की टीम ने कैप्टन के पास्ट के बारे में पता किया तो यहाँ पर उन्हें एक शॉकिंग बात पता चली। सितंबर 2009 में इन्होंने ताइवान एयरलाइन के लिए अप्लाई किया। इससे पहले वो एयरफोर्स में ड्यूटी करते थे। इसके बाद वो A330 का टाइप रेटिंग करने लगे, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने पाया कि इनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते, सिचुएशंस को समझ नहीं पाते, ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, कब कहाँ क्या करना है इसकी समझ थोड़ी सी कम है। ट्रेनर को लगा कि थोड़ा सा और समय देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने के बावजूद भी कैप्टन ये गलतियां करता रहा। फाइनली वो हार मान गए और कैप्टन को कहा कि भाई अब हमसे नहीं होगा, आप किसी और एयरलाइन कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद कैप्टन ट्रांस एशिया के पास गया
उन्होंने एज अ को पायलट ज्वाइन कर लिया। इस बार वो ATR 500 उड़ाने वाले थे। उन्होंने करीब 4 सालों तक ट्रांस एशिया के लिए काम किया। इसके बाद उनकी पोस्टिंग को पायलट से कैप्टन में होने वाली थी और इसके लिए उन्हें एक टेस्ट से गुजरना था। इस टेस्ट के दौरान भी फिर से वही कमियां सामने आई। कैप्टन चेकलिस्ट को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे थे। थ्रस्ट सेटअप में प्रॉब्लम हो रही थी। इंजन फायर के दौरान क्या किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी की कमी थी। हालांकि यहाँ पर ट्रांस एशिया ने उन्हें दूसरा मौका दिया और किसी तरह से वो दूसरे टेस्ट में पास हो गए, पर वो कमियां अब भी उनके अंदर थी। इसलिए उन्हें ये हिदायत दी गई कि आप थोड़ा सोच समझकर प्लेन को उड़ाइए। इमरजेंसी कंडीशन में कौन कौन सा स्टेप्स लेना है, इसके बारे में जानकारी रखिए। बाकी सब कुछ ठीक है। नाउ इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए कैप्टन के अंदर इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी ट्रांस एशिया ने उन्हें कैप्टन का दर्जा दे दिया। इसके बावजूद भी ट्रांस एशिया एयरलाइन ने बहुत सारी गलतियां की। पहली गलती ये कि इन प्रॉब्लम्स के जानने के बावजूद भी लियाओ को कैप्टन का पोस्ट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी ट्रांस एशिया को उड़ाने वाले दोनों पायलट कैप्टन ही थे। लेकिन लियाओ को कैप्टन का जिम्मा दिया गया, जबकि दूसरा कैप्टन हर मायने में उससे कहीं बेहतर था। उनका एक्सपीरियंस भी कैप्टन से कहीं अधिक था। फिर भी उन्हें को पायलट यानी कि सिर्फ PM पायलट मॉनिटरिंग का काम दिया गया। उन्हें बस ये देखना था कि कैप्टन क्या कर रहा है और क्या नहीं। अगली सबसे बड़ी गलती ये थी कि ATR 72-500 मॉडल के प्लेन में ATPCS था, जो इंजन के पावर को मॉनिटर करता है। अगर ये आर्म नहीं है तब भी ATR 72-500 के मॉडल के प्लेन को टेक ऑफ कराया जा सकता है, लेकिन इस कंपनी ने कुछ और नए मॉडल के प्लेन्स को खरीदा, जो कि था ATR 72-600। ATR 500 और 600 में बस इतना ही फर्क था कि 500 के मॉडल में ATPCS आर्म नहीं है, फिर भी इसे टेक ऑफ कराया जा सकता था। लेकिन 600 के मॉडल में ऐसा नहीं था। अगर ATPCS आर्म नहीं है तो टेक ऑफ को रोक देना जरूरी हो जाता है। लेकिन इस बात की प्रॉपर जानकारी कैप्टन को नहीं थी और सारे पायलट 500 मॉडल के प्लेन को उड़ाया करते थे, इसलिए सभी को पुराने प्लेन उड़ाने की आदत थी और कैप्टन ने भी ATPCS को इग्नोर कर दिया और उन्होंने प्लेन को टेक ऑफ करा दिया। ATPCS आर्म नहीं है। ओह सच में क्या? यस, हमें टेक ऑफ को रोकना पड़ेगा। ओके, टेक ऑफ को कंटिन्यू रखो। ओके कैप्टन। तो ये थी कहानी ट्रांस एशिया फ्लाइट 235 की। आई होप पूरी कहानी आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।